हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ में हम लोग तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो पहला एप्लीकेशन है बायोट-सावर्त लॉ का, वो पहला एप्लीकेशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर ऑफ ए करंट, ठीक है। तो हम लोग पहला जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी स्ट्रेट वायर की वजह से क्या हो जाएगा, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जो हम लोग जानते हैं, सबसे पहली चीज कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास जो था वो था कि बायोट-सावर्त लॉ क्या होता है, ठीक है। तो बायोट-सावर्त लॉ में हम लोगों को मिला था कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या मिला था, आर स्क्वायर मिला था, ठीक है। इसके अलावा ये स्केलर फॉर्म में था, ये किस में था, स्केलर में, और एक मिला था हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या मिला था, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर हो जाएगा। तो ये हम लोगों को दो रिजल्ट हम लोगों को मिला था। और इसके अलावा अगर हम लोगों को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा, ओके। ये क्या दे देगा हम लोगों को, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये तो डिफरेंशिएशन। बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट हम लोगों को मिले थे। अब आज हम लोग निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज, ठीक है। बट यहां पर जो है सोल्यूशन में चलते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोगों को पहले जो सबसे चीज यहां पर आपको दिख रही होगी वो क्या दिख रही है, किसी फाइनाइट साइज, या मैं उससे पहले बात करूं तो लिखा हुआ है ड्यू टू स्ट्रेट, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो लो मैंने एक स्ट्रेट वायर ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा लेट, थोड़ा इधर ड्रॉ करता हूं ताकि बड़ा बनाना है मुझे। मैंने कहा एक ए बी क्या है, स्ट्रेट वायर है। तो मैंने कहा ए बी कंसीडर कर लिया, क्या है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। उसके बाद मैंने कहा कि और एक मान लेता हूं। मैंने कहा P कोई पॉइंट है, लेट P बी ए पॉइंट, P बी ए पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कहा फिर से P बी ए पॉइंट, P be a point at which we have to find out the मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने एमएफ से लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया। ए बी है, हमने कहा ए बी कंडक्टिंग वायर है। तो ए बी कंडक्टिंग वायर में हमने कहा लेट करंट आई फ्लोइंग, ठीक है। करंट I is flowing in कंडक्टर AB। तो AB कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगा। अब इसके अलावा देखो यहां पर जो था ये वैल्यू, तो R क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। अब यहां पर अभी आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहली चीज जो स्टार्ट करते हैं वो मैंने कहा लेट यहां पर एक टेंजेंशियल पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा let r is perpendicular distance, let r is perpendicular distance drawn on conductor। और इसको डिस्टेंस के बजाय मैं डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, डिस्प्लेसमेंट ड्रॉन ऑन कंडक्टर ए बी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लो मैंने ड्रॉ कर दिया यहां से यहां तक, ओके। ये हो गया मेरे लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन ऑन
ए बी, उस पॉइंट को मान लेते हैं एट पॉइंट सी। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक सी पॉइंट हो गया। आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो भैया आई करंट फ्लो करा देते हैं। लो आई करंट फ्लो कर गया, यहां से भी आई करंट जाएगा, यहां से भी आई करंट जाएगा, यहां से भी आई करंट जाएगा। ओके, तो आई करंट जब फ्लो कर रहा है तो हमको किसी एक पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता, तो हम तो निकाल चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब होता था। ये हो जाता यहां पर पॉइंट। बट आपको क्या करना है, यहां से यहां तक जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी ए बी वायर पी पॉइंट पर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पर नहीं कैलकुलेट करना है कि इतने पॉइंट के लिए, इतने पॉइंट के लिए। तो देखो, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, 11th क्लास में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डिफरेंशिएशन से प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। अब 12th क्लास में ज्यादातर प्रॉब्लम रहेगी वो इंटीग्रेशन के हेल्प से रहेगी। इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो जैसे ही कोई भी चीज आपके दिमाग में आए कि हम लोगों को क्या करना है, ए बी वायर है। अब ए बी वायर का तो वैल्यू आपको पता नहीं है। जब ए बी वायर की वैल्यू आपको पता नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि स्मॉल वैल्यू के लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए, स्मॉल जो भी रहे वहां पर, तो किसी भी स्मॉल थिंग्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो यहां पर भी वही काम करना है कि स्मॉल थिंग्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर देना है। बट उससे पहले ए से और बी टोटल हम लोगों को निकालना है। तो मैंने कहा कि जो पी पॉइंट है वो ए से जो एंगल बना रहा होगा, कुछ एंगल बना रहा होगा, और बी से जो है वो कुछ एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो मैंने कहा ये एंगल मेरे लिए क्या डिनोट कर रहा है, ये एंगल है फाई 1 और ये एंगल क्या है, फाई 2। तो मैंने कहा ये जो है सी पी बी, एंगल सी पी बी इज इक्वल टू क्या है, फाई 2, और एंगल सी पी ए क्या है, सी पी ए जो है वो है फाई 1। तो कुछ चीजें अब हमको मिली। बायोट-सावर्त लॉ में क्या चाहिए था, एक तो एंगल चाहिए था। ठीक है, तो अब हम लोगों को एंगल मिल गया है। लेकिन किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों को वैल्यू, या किसी स्मॉल डिस्टेंस के लिए, किसी स्मॉल यूनिट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, आफ्टर दैट इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो एक चीज ये देखो, अब अगर इसको ओरिजिन पॉइंट में मान लूं तो ये बिलो द ओरिजिन पॉइंट है, ये अबव द ओरिजिन पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका क्या डिनोट कर रहा होगा, नेगेटिव में, ये एंगल क्या डिनोट कर रहा होगा, पॉजिटिव में। नेगेटिव और पॉजिटिव इसलिए वैल्यू लेंगे क्योंकि यहां पर जो आपका एंगल आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में पूरा रिजल्ट देता है। ठीक है, ये डीबी वेक्टर है, तो क्या देगा, मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी आपको नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जो कि किसके फॉर्म में है, वेक्टर के फॉर्म में है। तो हम लोग साइन 90 प्लस थीटा जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव होगी, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सिर्फ इसके लिए निकालेंगे तो अब अलग बात है, इसके लिए स्केलर क्वांटिटी अलग होगी, इसके लिए स्केलर क्वांटिटी अलग होगी, लेकिन टोटल हम निकालेंगे तो क्या होता है, क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी में साइन के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैंने कहा कंसीडर कर लेते हैं कोई ए बी सी डी ई, ये डी मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कंसीडर कर लेते हैं कोई डी ई स्मॉल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या हो गया, डीई क्या हो गया, कोई बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने कहा ये जो डीई डिस्प्लेसमेंट है बेटा, इसका जो लेंथ मान ले वो कितना मान ले, डीएल मान ले, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है आई फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले के फॉर्म में आई डी एल हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या काम किया, डी को कहां पर ड्रॉ कर दिया, पी पॉइंट पर, क्योंकि भैया हमको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो पी पर तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ई को भी हमने ड्रॉ कर दिया, कहां पर, ये हो गया। ओके, अब बात करते हैं ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, डेल्टा
फाई कहलाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डेल्टा फाई कहलाएगा। या हम लोग डी फाई पढ़ रहे हैं तो ज्यादा आसान रहेगा जो पढ़ रहे हैं, तो ये लिख देता हूं डी फाई, और ये भी लिख दिया मैंने डी फाई। नाउ कंसीडर द डी पी इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट। तो डी पी जो है उसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं बेटा? एक्स मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जो यहां पर कंसीडर किया है, मैंने कहा कंसीडर DE इज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? DL है। ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या करते हैं कि कई सारे एंगल बन रहे हैं बेटा। कई सारे एंगल का मतलब क्या हो गया? ये एंगल तो क्या हो गया? एक एंगल ये बना, ये वाला एंगल भी कुछ हो जाएगा, और इसी तरीके से ये वाला एंगल भी कुछ बन जाएगा। तो हमने कहा ये एंगल थीटा हो गया। बट सॉल्यूशन निकालने के लिए बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? अभी देखो, जब एक बार आपको समझ में आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि हम किसी भी हिसाब से इस पूरे इक्वेशन को φ1 और φ2 के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो लिख पा रहे हैं वो किसके फॉर्म में भी लिख ले गए हैं? डी फाई के फॉर्म में कहीं ना कहीं से लिख ले गए हैं। तो डी फाई लिख ले गए हैं तो इंटीग्रेट करके φ1 से φ2 कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हुई। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि हम लोग को डिस्टेंस नहीं पता है। तो हमने कहा डी पी हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो मैंने कहा जो डी पी है बेटा, डी पी क्या है? वो है एक्स। तो देखो जो ये डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं है? देखो यहां पर मैं एक दिखाता हूं आपको। मैंने कहा बेटा ये वाला डिस्टेंस जो है, अलग अलग बना रहा हूं थोड़ा क्लियर दिखे, ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? डी पी हो गया। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? डी पी हो गया। अब यहां पर मैं आ जाऊं और मैंने कहा ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है? ई है, और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे? अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया? बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। क्या बेस और हाइपोटेनियस बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन उसको बराबर करने का तरीका क्या होता है? बराबर करने का तरीका ये होता है कि अगर आपको इसके बराबर चाहिए, आपको इसके बराबर चाहिए, तो इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। कहां पर? डी पर। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डी पर। क्या काम किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डी पर। अब देखो जो ये डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये भी हो जाएगा। तो यहां पर भी मैंने क्या काम किया? मैंने कहा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये परपेंडिकुलर क्या बना देगा? जो ये वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू हम लोगों को किसके बराबर दे देगा? एक्स के बराबर दे देगा। ठीक है, आ गई बात समझ? तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। बहुत आसान क्यों हो गया? क्योंकि अब एक ये ट्रायंगल बन गया है, एक ट्रायंगल ये बन गया है, और इन दोनों ट्रायंगल में ये ए बी सी डी ई, और इस पॉइंट को मान लेते हैं एफ। तो देखो इस ट्रायंगल में भी डी एफ, यानी इतने वाले में भी डी एफ कॉमन है, और इस ट्रायंगल में भी डी एफ कॉमन है। तो उस कॉमन वैल्यू से क्या करेंगे? एक से x निकालेंगे, दूसरे से dl निकाल लेंगे, और यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा कि अब कुछ चीजें तो देखो ये एंगल मैं लिख देता हूं, ये मिटा देता हूं। मैंने कहा जो df एंगल है बेटा, देखो ये क्या हो जाएगा? एंगल DEP। सारे एंगल लिखते हुए चलो। एंगल DEP बराबर कितना है? थीटा है। एंगल DP और E दोनों में फर्क है, DEP और DPE में। तो एंगल DPE ये किसके बराबर है? D फाई के बराबर है। तो एंगल DPE बराबर किसके है? D फाई के है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेटा? एक ट्रायंगल ये है, यानी कि एक ट्रायंगल कौन सा है? DFE। एक ट्रायंगल क्या है? DFE। दूसरा ट्रायंगल क्या है? DFP। DFP।
दोनों में कॉमन क्या है, खूब तो दिख रहा होगा, कॉमन क्या है बेटा, DF कॉमन है। तो चलो इतनी कुछ चीजें हम लोगों को मिले हैं। अब आ जाते हैं बायोट-सावर्त लॉ पे। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, the magnetic field due to dl displacement or the magnetic field due to idl, the magnetic field due to idl at point P, magnetic field due to idl at point P कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन x स्क्वायर। क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या है, अपॉन x स्क्वायर है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है हमको रिजल्ट बेटा थीटा के फॉर्म में मिला है। नहीं तो आप सोच रहे होंगे अरे सर ने इतना सब कुछ बताया ही क्यों है, यही तो सोच रहे थे अभी तक। तो देखो इसलिए बताया क्योंकि यहां पर रिजल्ट किसके फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में है। ये थीटा है और आपको रिजल्ट किस में चाहिए, φ1 और φ2 में रिजल्ट चाहिए। अब क्या करें, अब क्या करें, अब करना ये है कि जो अभी तक दिमाग लगाए थे, ये सब इक्वल कर रहे थे, कॉमन कर रहे थे, वही काम करना है। तो हमने कहा बेटा फ्रॉम ट्रायंगल, देखो यहां पर छोटा सा बना रहा हूं अब, ठीक है। मैंने कहा कि फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, DFE, फ्रॉम ट्रायंगल DFE, ध्यान देना ये बेटा ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया तो ये एंगल थीटा हो गया। थीटा के सामने वाला, अब देखो ऐसे देख लो, इसको थोड़ा सा ऐसे मैं बना देता हूं, ठीक है। ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला ये क्या है, DF है। थीटा के सामने वाला क्या है, DF है। तो देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद ये जो वैल्यू बची, एक बेस हो गया और एक क्या हो गया हमारे लिए, हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रॉम ट्रायंगल DFB साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ध्यान दो ये क्या हो गया, DF हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, DF हो गई कि नहीं हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू DF, ठीक है। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू ये वाली वैल्यू है, ये क्या है यहां पर, IDL है। तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन IDL, हेंस DF इज इक्वल टू कितना मिल गया, IDL साइन थीटा मिल गया, ओके। तो DF की वैल्यू क्या है बेटा, इस वाले ट्रायंगल में IDL साइन थीटा है। अब आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में। तो फिर से इस वाले ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है, DFP। तो फ्रॉम ट्रायंगल DFP क्या करना है, बस आपको DF की वैल्यू निकालनी है और कुछ करना वरना नहीं है, ठीक है। तो ये एक बार आपको आ जाएगा, ये तो आता ही होगा मैथमेटिक्स से। तो देखो यहां पर अब क्या हो जाएगा कि ये क्या हो गया हमारे लिए, ये क्या हो गया हमारे लिए, हाँ परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब जहां पर परपेंडिकुलर में जो बेस है और जो हाइपोटेनियस है वो दोनों क्या है, फिलहाल हमारे लिए बराबर है, ठीक है। तो जब बेस और हाइपोटेनियस बराबर हो गए इस केस में, तो रिजल्ट दोनों क्या है, x है और ये भी क्या है, x है। देयरफॉर हमारे लिए DF इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x
साइन, और यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे लिए क्या है, डी फाई है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन डी फाई। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो रिजल्ट फाई है, साइन डी फाई है, तो डी फाई क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। डी फाई क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो यहां पर हम जानते हैं बेटा कि जो साइन जीरो होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो हो जाता है। यानी कि जब बहुत स्मॉल वैल्यू होगी साइन की, तो जो उसके साइन के टर्म में होगा और जो एक्चुअल टर्म होगा, दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब साइन जीरो किसके बराबर है, जीरो। तो जब बहुत साइन स्मॉल हो जाएगा, यानी कि ऐसे में लिख दूं साइन थीटा, और मैं कह दूं थीटा इज वेरी स्मॉल, क्या कह दूं, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। इन द सेम वे डी फाई इज वेरी स्मॉल वैल्यू, देयरफॉर डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स साइन फाई हो जाएगा। तो डी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स साइन फाई। क्यों, क्योंकि डी फाई जो है इज वेरी स्मॉल। लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको प्रॉब्लम जो सॉल्व करना था, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। ठीक है, बस इतनी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक डायग्राम है और ये छोटी सी प्रॉब्लम। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है भैया, आपको एक ट्रायंगल ले लेना है, उस ट्रायंगल को इक्वेट कर देना और कुछ करना थोड़ी ना है। ठीक, बाकी ये रिजल्ट तो आपको आता ही है, तो आप इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहां से करेंगे, -φ1 से φ2। तो पहले इतना लिख लो, फिर मैं ये सारी इधर वाली चीज मिटा रहा हूं। ओके, तो लिख लिया होगा। तो यहां पर हम लोगों को क्या मिल गया, देखो dB इज इक्वल टू, मैंने यहां पर लिख दिया dB इज इक्वल टू क्या मिला था, μ0/4 IDL sin थीटा अपॉन x स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो हम लोगों को df इज इक्वल टू क्या मिल गया, IDL sin थीटा मिल गया, और df इज इक्वल टू x sin, नहीं, ठीक है, ये मैंने क्या कहा यहां पर कि जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाएगा। तो डी फाई क्या है, बहुत स्मॉल है, तो साइन डी फाई किसके बराबर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डी फाई के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी फाई। तो इसको इक्वेशन बेटा यहां वाले को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया 1, ये हो गया डी एफ इज इक्वल टू इक्वेशन 2, और ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। तो यहां पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, आई डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स डी फाई मिल गया। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ आई डी एल साइन थीटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 4 क्या मिल जाएगा, डी बी इज इक्वल टू μ0/4 आइडियल साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा, हमारे लिए हो जाएगा एक्स डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लो, एक्स से एक एक्स गया, डी बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, μ0 डी फाई अपॉन एक्स अपॉन 4 ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस एक प्रॉब्लम ये है बेटा कि हम जानते हैं CP इज परपेंडिकुलर है। क्या है, CP इज ए परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। तो जब CP परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो हमेशा कहां पर प्रोड्यूस होती है, परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की जस्ट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है नहीं x, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस x को किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कि r के फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये बहुत आसान सा है। फिर से एक छोटा सा मैंने कहा ट्रायंगल DPC, फ्रॉम ट्रायंगल DPC, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है,
ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। x को चाहिए किसके फॉर्म में, r, ठीक है। तो हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो भाई परपेंडिकुलर से तो कुछ रिजल्ट निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, x को r के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैंने कहा ये वाला जो एंगल है, अभी ये वाला एंगल बचा हुआ था, ये क्या है, सॉरी, ये φ1 हो गया, ये φ2 हो गया, ये d फाई हो गया, और ये वाला जो बचा हुआ एंगल है ये क्या हो गया, फाई हो गया, ठीक है। तो एक और एंगल लिख देता हूं, एंगल CPD, एंगल CPD बराबर फाई। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा, थीटा है नहीं, ये क्या है, फाई है, देयरफॉर कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, r अपॉन एक्स, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r अपॉन कॉस फाई हो गया, लो निकल गया। तो ये इक्वेशन किस मान लेते हैं, अब ये हो गया 5, बहुत इक्वेशन बन रही है, ये हो गया इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी फाई की वैल्यू ऐसे हो जाएगी, x की जगह क्या हो जाएगा, r अपॉन कॉस फाई, तो कॉस फाई ऊपर चला जाएगा, तो हो गया बेटा कॉस फाई डी फाई अपॉन r। ये जाके निकला किसी स्मॉल लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमने कहा नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट पॉइंट कहां पर, P पर, ड्यू टू किसकी वजह से, इस पूरे होल कंडक्टर की वजह से, ड्यू टू होल कंडक्टर ए बी। क्या करेंगे, स्मॉल वैल्यू पता है बेटा, तो पूरी वैल्यू के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हमने कहा लो भैया बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी। लेकिन ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन ए से पहले सी से बी, यानी φ1 से φ2। तो ये नीचे वाला पोर्शन बेटा क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाला पोर्शन प्लस। या दूसरी तरीके से आप कर सकते हैं, इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ डिफाइन किया है, सपोज किया है कि ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये कोऑर्डिनेट से अगर डाउनवर्ड है, ये वाला डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव, ये वाला डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव, जिसको मानना है उसको मान लो। लेकिन किसी एक को तो डाउनवर्ड मानोगे, तो ये मैंने मान लिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो इंटीग्रेशन कहां से, माइनस φ1 से φ2। dB की वैल्यू कितनी है बेटा, इंटीग्रेशन माइनस φ1 से φ2, dV की वैल्यू है, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और r भी क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, फाई है। तो यहां पर मैंने लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r, कोई दिक्कत नहीं, कॉस फाई डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा कितना होता है, साइन थीटा प्लस सी, बट यहां पर सी क्या है, कांस्टेंट है, 0 है, ठीक। तो ये हो गया मेरे लिए सोल्यूशन, देयरफॉर बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, ये हो जाएगा कॉस फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई, ये हो गया साइन फाई, और माइनस φ1 से प्लस φ2 तक, ठीक है। कहीं जगह बची है, नहीं बची है, मिटा दे रहा हूं, तो ये वाला मिटा रहा हूं, ठीक है, लिख लिया होगा सबने। हाँ, तो यहां पर रिजल्ट हमारे लिए क्या हो गया, ये रिजल्ट हो गया बेटा, ये रिजल्ट जो हो जाएगा b की वैल्यू, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। साइन फाई यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया साइन φ2 माइनस साइन, और ये क्या है, माइनस φ1 है। तो जानते हैं आप
साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये बेटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हेंस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर साइन फाई, देखो ये प्लस हो जाएगा इसलिए पहले लिख दे रहा हूं माइनस, और ये आके माइनस, तो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये मिल गया हम लोगों को रिजल्ट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मिल गया, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिला वो कितना मिला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने भी एंगल अब होते जाएंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, ये एक रिजल्ट मिल गया, ठीक है। प्रॉब्लम जो आएगी कभी भी, अब मान लो यहां से ए बी की बजाय क्या कर दे बेटा, इस पॉइंट पर निकालना हो, तो हमने कहा ये वाला फाई 1 था तो ये वाला फाई 2 था, तो ये क्या हो जाए बेटा फाई 3 मान ले, और ये वाला फाई 4 मान ले। तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ देखो इतने के लिए जो एंगल है फाई 3 प्लस फाई 4, तो जितना एंगल है वो पूरा का पूरा ऐड कर देंगे, ठीक। एक ओरिजिन मानेंगे, उससे जितना भी एंगल होगा वो साइन के टर्म में ऐड कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में राइट हैंड रूल आपको याद होगा, लेकिन राइट हैंड रूल जो याद होगा मोस्ट प्रोबेबली वो 10th में जो था एक ही था, राइट हैंड रूल सिर्फ था, ठीक है। बट राइट हैंड में 2 रूल होते हैं, एक तो राइट हैंड थंब रूल होता है और एक होता है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो यहां पर राइट हैंड पाम रूल लगेगा, तो रूल नंबर 1 है वो। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या हो गया, ये देखो ये लिया मैंने बेटा वायर, कंडक्टिंग वायर, डायरेक्शन ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसके जस्ट परपेंडिकुलर यानी किसी P पॉइंट पर, तो देखो ये हो गया करंट, और इस P पॉइंट पर यानी इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट परपेंडिकुलर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये ऐसे आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा एट पॉइंट P फ्रॉम राइट हैंड पाम रूल 1 डायरेक्टेड इनवर्ड्स हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, डायरेक्टेड इनवर्ड्स, या कह सकते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेपर या टुवर्ड्स द कंडक्टर, तो वो बेसिकली इनवर्ड्स आ रहा है। ओके, तो ये राइट हैंड पम्प रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन के अलावा अब एक चीज, पहले इतना सब कुछ लिख लो, उसके बाद 2 छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते हैं। तो पहले सब लिख लो, फिर मैं मिटा रहा हूं ये सब। ओके, तो लिख लिया होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या मिल गया हम लोगों को, ये वैल्यू मिल गई है। अब 2 स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। 2 स्पेशल केसेस में क्या हो जाएगा, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केस में सबसे पहले मैंने कहा केस 1। केस 1 में बेटा क्या कर लेते हैं, जो ये एंगल है फाई 1 और जो एंगल दूसरा है फाई 2, मैंने कहा इफ फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, या जिसको कह सकते हैं पाई बाई 2 हो जाए, दोनों क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो दोनों परपेंडिकुलर होने का मतलब आप इस पॉइंट को ले जाकर बिल्कुल यहां पर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाएंगे, उस वायर के जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब उस वायर के जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो यहां पर आप कह सकते हो उस एंगल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। अभी दिखाता हूं कैसे। तो यहां पर क्या हो गया, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, साइन पाई बाई 2 या साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, हेंस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी वैल्यू कब, when phi 1 इज इक्वल टू phi 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। कुछ याद बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। दूसरा केस देख लेते हैं बेटा, केस 2। केस 2 में क्या करें कि हमने कहा भैया एक को 0 रख देते हैं और दूसरे को परपेंडिकुलर रख देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा phi 1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, phi 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाए,
और फाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। ओके, तो ये जब वैल्यू हो जाएगी तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, ये हो गया साइन पाई बाई 2 प्लस साइन जीरो किसके बराबर होता है, 0, ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा वैल्यू बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर। ओके, ये हो गया रिजल्ट। अब यहां से एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं बेटा। इन दोनों कंक्लूजन से देखा जाए तो म्यू नॉट इज ए कांस्टेंट, 2 इज ए कांस्टेंट, पाई इज ए कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P। ठीक, तो B क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। कंक्लूजन में क्या मिला कि B जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो अगर कोई आपसे कहे डायग्राम बनाना है तो मैंने कहा ये B हो गया और ये हो गया R, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैंने कहा बेटा मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट एक बार इनफाइनाइट है। कब, देखो यहां पर समझा रहा हूं बस। मैंने कहा कि R जो है इनफाइनाइट है तो B इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, B बराबर 0। ठीक है, तो यानी कि ये 0 कहां पर होगा, कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तो बेटा होगा नहीं, तो ये मैंने कहा ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे घटता चला जाएगा। अब देखो जब R 0 होगा, दूसरा केस बेटा, जब R 0 होगा मतलब इस पॉइंट पर, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी इस पॉइंट पर, R के इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा हमारे लिए, इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो यहां पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो मैंने कहा ये यहां आ गए, तो जैसे थोड़ा सा कम आए तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, डिस्टेंस जैसे जैसे, यानी कि सबसे कम डिस्टेंस पर सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे कम डिस्टेंस 0 पे हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड। डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते चले गए इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल गई, 0 मिल गई। तो इससे क्या पता चलता है कि जब आपको हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कंडक्टिंग वायर के आप बिल्कुल पास में रहेंगे। ठीक है, तो ये बेटा हो गया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते गए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती गई, डिक्रीज होती गई। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये रहा किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, किसी 0 पॉइंट पे जाके मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इनफाइनाइट तो शो नहीं कर सकते हैं और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। इसी तरीके से इनफाइनाइट डिस्टेंस फिजिक्स में कोई मतलब नहीं होता है, कोई चीज इनफाइनाइट नहीं होती फिजिक्स में। द वैल्यू व्हिच इज अननोन इज नोन एज इनफाइनाइट। बस मैथमेटिक्स की तरह बिल्कुल भी ट्रीट मत करना। तो यहां पर कहीं जाकर, ठीक है, और वो इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ड्यू टू दैट हमने ये ड्रॉ कर दिया कि हाँ 0 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी, बहुत कम आ जाएगी, 0 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कुछ कंक्लूजन। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक शेर सुनाते हैं कि एक शायर ने कहा कि, हालांकि इसमें 2 शेर है, एक ये है कि उसे हम याद आते हैं फुर्सत के लम्हों में, उसे हम याद आते हैं फुर्सत के लम्हों में, मगर ये बात सच है उसे फुर्सत नहीं मिलती। तो ऐसा तो नहीं है आपके साथ भी कि सोचते हो पढ़ाई में, फुर्सत में पढ़ाई करेंगे और फुर्सत मिलता ही ना हो। ठीक है, हालांकि प्रवीण शाकिर ने इसका जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था कि ये सच है कि हमें फुर्सत नहीं मिलती, ये सच है कि हमें फुर्सत नहीं मिलती, मगर जब तुम याद आते हो सदियां भूल जाते हैं हम। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है आपके साथ कि पता चले कि ठीक है भैया पढ़ ही नहीं रहे हैं और बैठ गए पढ़ने, तो फिर सोच रहे हैं आप सब एक साथ ही निपटा देंगे। तो कोई भी चीज़ एंड पे मत डालो, धीमे धीमे पढ़ते रहो, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लूप की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए सर्कुलर लूप, तो वहाँ पर बात करेंगे। फिर उसके बाद ऑन द एक्सिस पर बात करेंगे, तो 2 एप्लीकेशन वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे एम्पियर्स लॉ पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।